अतास पेज की तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, टीवी पर चलने वाले इश्तिहारात में जुमले तो आपने अक्सर सुना होगा, कमेते होंडा इलीस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लोहार के बेटे ने किस तरह होंडा कंपनी बनाई, जिसने साइकिल मैकेनिक से कामयाब होंडा कंपनी तक ये सफर तय किया। यकीनन ये हकीकी कहानी आपके लिए इंस्पायरेशनल साबित होगी, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर आज के इस कीमती मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटी सी गांव में सुचेरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। होंडा के 4 बहन भाई पहले से मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुकी थी, लिहाजा उसके माँ बाप को अपनी इस बच्ची से काफी उम्मीद थी। लेकिन उसको पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था, अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक एड देखा। 8 शुकाई नामी टोक्यो इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पे टेक्नीशियन डाल दी। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाई टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में 8 शुकाई पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई की काम करवाने शुरू कर दी और यही तक कि उसको बेबी सिटिंग पर लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था तो दूसरी तरफ उससे फालतू काम लिए जा रही थी। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को पेश करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वही ऑड जॉब करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद 8 शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप का काम भी लेना शुरू कर दी। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाता। चंद महीने में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान 8 शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डिमिलर थी और दूसरी कर्टस। ये दोनों गाड़ियां यूज इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचेरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कई सालों तक वो 8 शुकाई में जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में 22 साल की उम्र में उसके मालिक ने अपना एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमाटो शहर में होना थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने 8 शुकाई की इस नई ब्रांच को 1 वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपना महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। 8 शुकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत मजीद बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक होलनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुकी थी। उसको अपनी जिंदगी यही खत्म दिखाई दे रही थी। न वो मैकेनिक का काम कर सकता और न ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने 8 शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों न वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए वो एक और कंपनी शुरू करे। 8 शुकाई के मालिक ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रही थी और कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इस पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो अकेला ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सी की हेवी इंडस्ट्री खोली।
और अपने दोस्त सोचेरो काटो को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुकी थी पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट शुकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने के लिए कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इस रूटीन पर चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी ना मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्ट लगा लगा कर कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोक बैठी थी। तब उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1939 में 3 सालों के लगातार मेहनत करने के बाद वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब इसने आर्ट शुकाई से काम छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन लगाने में लगा दिया। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसकी बनाई हुई पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद थे। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर की तो टोयोटा कंपनी ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिया। ये खबर होंडा पर बिजली बन कर गिरी, क्योंकि इसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। तो उसने मुख्तलिफ कंपनियों के रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरी जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्री में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट्स को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाई। इस बार ये पिस्टन सारे कंपनीज की क्वालिटीज कंट्रोल्स पास कर चुकी थी। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गई और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरी होती दिखाई दी। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसी को मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचेरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें तब मजीद खराब हो गई जब कंपनी का वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल हालत में गुजरी, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेंक दिया। ईयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रही थी। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुई, जिसने जापान के सिरे से कमर ही तोड़ डाली। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बच्चे कुछ एसेट्स टोयोटा को 4.5 लाख येन में बेची और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरी जापान बहुत बुरी क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी। खाना पानी की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंफायरर आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करती थी। अपने आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपना ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब इसने इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद इस्तेमाल इंजन तो होंडा को मिल गई, लेकिन लोगों को डिमांड इतना ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार तक किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पे ये साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दी। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसे मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका के अपने ट्रम्प और हार्ले डेविडसन के सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक के खास फीचर्स को नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करती थी।
चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन चुकी थी और 1968 तक वो 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सुचेरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से देखते थे वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब मैन्युफैक्चरिंग कार की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उसको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी का एक न सुनी। उस वक्त में जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठे थे। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसकी सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाई। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। वो गाड़ी है जिसकी नई मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 साल में ही दुनिया की तीसरी बड़ी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार, मोटरसाइकिल, बोट इंजन, जहाज इंजन और दर्जनों पावर टूल्स पे देखने को मिलता है। सुचेरो होंडा ने होंडा सिविक को लॉन्च होने के अगले साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है कि आता स्पीच का ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।